उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चैप्टर नंबर 8। ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना राज्य सरकार विहित रीत से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। निम्नलिखित चीजें उपधारा 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती है। किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय भूमि जो खेती योग्य हो या अन्यथा न हो। ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक करते, खलिहान, चक्रोट, संपर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी तल भूमि, सड़क की खंती, मलिन जल क्षेत्र, वन एवं मत्स्य क्षेत्र, किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष, हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी और आबादी स्थल। निखात निधि अधिनियम 1878 के उपबंधों के अधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार से संबंधित कोई संपत्ति, ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीजें जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। राजस्व संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गई हो। राजस्व संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आई हो, उसे राजस्व संहिता के उपबंधों के अनुसार अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से यथास्थित ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जाएगा। राज्य सरकार विहित रीत से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है। अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई किसी भूमि या अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है। किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई या अंतरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि विहित की जाए वापस ले सकती है। ऐसी शर्तें और निबंधन अधिरोपित कर सकती है जिसके अधीन इस धारा के अधीन अधिक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जहां उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई चीज किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो और ग्राम या उसका कोई ऐसा भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर हो
वहां ऐसी ग्राम पंचायत या उसकी भूमि प्रबंधक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा उसके अधीन ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधक समिति पर समनुदेशित अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी, मानो वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो। जहां उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो, वहां इस अध्याय के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण। इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि और अन्य चीजों जिन पर ऐसी ग्राम पंचायत को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जाएगा। पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन, वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास, आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास, हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन, मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का विकास और उसमें सुधार, ग्राम पंचायत द्वारा उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन, ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं। ग्राम तालाबों का प्रबंधन, जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा या अनुदान या समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जाएगा। जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराए पर देगी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए पद तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है। वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन। उपधारा 2 के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तें जो विहित की जाएं कि अधीन भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं। किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों जिनके लिए कोई ग्राम पंचायत एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबंधक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता।
और उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है। धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि, राजस्व संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के किसी अन्य उपबंध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकती है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भूमि, आबादी स्थलों का आवंटन। धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर, ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर, ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति, परंतु उसी श्रेणी के अंतर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो। इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए, परंतु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसका पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह आवंटी होगी। आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना। जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में
किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात भूमि व उसके किसी भाग को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है, तो वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक हो सकती है, किंतु 3 माह से कम नहीं होगा। ऐसे जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा जो 3000 रुपये तक हो सकता है। परंतु न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाए का संपूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिए क्षति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे। जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्यवाही में मामले को संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय का किसी भी स्तर पर शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा द्वारा समाधान कर दिया जाता है। इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में अभियुक्त का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्यवाही संबंधित हो, आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिए हकदार हो, तो न्यायालय संक्षिप्ततः मामले के अंतिम अवधारण को लंबित रखते हुए ऐसी भूमि को अभियुक्त से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है। जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, वहां उपधारा 2 के अधीन पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी। जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निर्देश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्ततः विचारण किया जा सकता है। इस धारा के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे न हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच कलेक्टर धारा 64 के अधीन किए गए भूमि के किसी आवंटन की विहित रीत से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीत से जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है, तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटित तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति
अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा। उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा। ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहां यथास्थित भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीत से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है, या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाए और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और यह निर्देश दे सकता है कि यथास्थित संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा। उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अधीन अंतिम होगा। इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाए। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं। कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो या ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो,
तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित की जाए धृत किया जाएगा। जहां पर धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित की जाए ऐसे गृह स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जाएगा। गांव निधि। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी, परंतु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी। गांव निधि का संचालन इस रीत से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। समेकित गांव निधि। प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी। 7. धारा 68 की उपधारा 1 के परंतुक में निर्दिष्ट धनराशि। उपधारा 2 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान, ऐसी अन्य धनराशि जैसे विहित किया जाए। किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए विहित रूप में भुगतान करेगा, जो 25% से अधिक न हो। समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जा सकता है। धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों, यदि कोई हो, का भुगतान इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के संबंध में उपगत व्ययों का भुगतान। सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान और किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे। इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा। राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीत से स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निर्देश। राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अधीन कलेक्टर भूमि प्रबंधक समिति को ऐसे आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
भूमि प्रबंधक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए आदेशों को कार्यान्वित करें और निर्देशों का अनुपालन करें। वैकल्पिक व्यवस्था: यदि किसी समय कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि भूमि प्रबंधक समिति इस संहिता द्वारा उसके अधीन अपने लिए अधिरोपित या समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के लिए युक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना विफल हो गई है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि भूमि प्रबंधक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के योग्य नहीं है या उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक हो तो वह यह निर्देश दे सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन ऐसे भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और निष्पादन ऐसे किसी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का ना हो, उसके द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों के अध्याधीन किया जाएगा जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाए, परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत किसी निर्देश को जारी करने के पहले भूमि प्रबंधक समिति को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। अस्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता: राज्य सरकार ऐसी निबंधन और शर्तों पर और ऐसी रीत से जैसी विहित की जाए निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके लखनऊ खंडपीठ प्रत्येक में एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता। इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक राजस्व परिषद के लिए एक या एक से अधिक अस्थायी अधिवक्ता। मंडलीय मुख्यालय के लिए एक या एक से अधिक अस्थायी अधिवक्ता। जिला मुख्यालय के लिए एक जिला शासकीय अधिवक्ता और एक या एक से अधिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता। कलेक्टर ऐसे निबंधन और शर्तों पर और ऐसी रीत से जैसी विहित की जाए प्रत्येक तहसील के 2 से अनधिक पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। धारा 62 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति की ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकरण जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो में अभिवचन या कार्यवाही कर सकते हैं। कोई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं रखेगी। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीस संदेय नहीं होगी। इस धारा के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति के विरुद्ध ऐसे किसी न्यायालय जिसमें वह नियुक्त किया गया हो के समक्ष अभिवचन या कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा
इस संहिता या इसके द्वारा निर्देशित अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा या उनके विरुद्ध दाखिल प्रकरणों की निगरानी और नियुक्त नामिका अधिवक्ताओं के निष्पादन आधारित वार्षिक मूल्यांकन तथा उपयुक्त प्रयोजन के लिए किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी निर्देश जारी कर सकता है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में जिला सरकारी अधिवक्ता, आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मंडलीय सरकारी अधिवक्ता, राजस्व परिषद या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में यथास्थित लखनऊ या इलाहाबाद के अलग अलग अस्थायी अधिवक्ता। इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिए जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार हो, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो विहित की जाए, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रभावित नहीं करेगी।